Hello everyone. Today we will discuss about the 30 most important questions related to biodiversity, जिसमें हम biodiversity hotspots, endemism, region of biodiversity loss and some species of animals and plants that are much concerned to the biodiversity, alien species and exotic species के कंसर्न क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिनोमेना ऑफ रिडक्शन इन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन स्मॉल पैचेज इज कॉल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस हैं, आप लोग इतने ध्यान से देखें। कह रहा है कि फिनोमेना ऑफ रिडक्शन इन स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी आप समझ रहे होंगे कि एक इकोसिस्टम के अंदर पाए जाने वाले जो और दो इकोसिस्टम के बीच और मल्टी इकोसिस्टम की मतलब कंप्लीटली इकोलॉजिकल रीजन के बीच एक डाइवर्सिटी की बात करी गई। तो 3 टाइप की डाइवर्सिटी बताई थी हमने, कम्युनिटी डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी। फिर बताया था कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है इसके 2 वेरिएबल्स होते हैं, स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस। और कम्युनिटी डाइवर्सिटी में 3 वेरिएबल्स बताए थे, अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि फेनोमेना मतलब घटना ऑफ रिडक्शन इन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन स्मॉल पैचेज। जब स्मॉल पैचेज में किसी इको रीजन को डिवाइड कर देते हैं तो जो उसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी में जो कमी आती है, जो रिडक्शन होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो आपने इस तरीके का टर्म नॉर्मली बुक्स में नहीं देखा होगा, तो इससे ऐसे भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन सही और गलत। देखिए, प्रोटेक्शन का तो कोई रिलेशन नहीं है। यूट्रॉफिकेशन एक तो इकोलॉजिकल फेनोमेना होती है जिसमें हम एक वाटर बॉडी को कंटिन्यूसली अपना जो डिस्पोजल होता है, हाउस होल्ड किचन वेस्ट, उसमें डालते हैं और एक टाइम के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है टेरेस्ट्रियल लैंड में। इस तरीके की एक्टिविटी को कहा जाता है यूट्रॉफिकेशन। मगर यहाँ पे जो इसका सही आंसर है कि फिनोमेना ऑफ रिडक्शन इन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन स्मॉल पैचेज इज कॉल्ड। जैसे होता नहीं, जब इकोसिस्टम आपने देखा होगा फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की जब स्टडी करते हैं तो किसी स्पीसीज़ का जो हैबिटेट होता है जब उसमें स्मॉल पैचेज में डिवाइड कर देते हैं तो उसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी में कमी आती है। और इस तरीके की कमी की जो घटना होती है उसे बोला जाता है इंसुलराइजेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड काज कह रहा है कि द प्राइमरी काज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इस टॉपिक से कि जो प्राइमरी काज है किसी स्पीसीज़ के एक्सटेंशन के लिए, तो वो क्या होगा? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटेंशन। ठीक है, चारों कारण हमने लेक्चर 4 में पढ़ा दिए हैं आपको, वहाँ देखें। तो आपको मल्टीपल टाइम से सेंटेंस मैंने लिखा है अपने लेक्चर में कि जो पहला काज होता है वो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अपने आप में बहुत यूनिक क्वेश्चन है। देखिए, हैबिटेट लॉस इज द ब्रेकिंग ऑफ लार्ज हैबिटेट इनटू द स्मॉलर पैचेस ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर बॉडी एंड अदर चेंजेस। व्हाट इज ट्रू अबाउट इट? कह रहा हैबिटेट लॉस क्या है? ब्रेकिंग ऑफ द लार्ज हैबिटेट इनटू स्मॉलर पैचेस में किस लिए करा जाता है? जैसे एग्रीकल्चर के लिए हमें फील्ड तैयार करना होता है, वाटर बॉडी, ठीक है, या फिर कोई अदर चेंजेस, तो हैबिटेट लॉस होता है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, तो कर इसके बारे में कौन सी बात सही है? रिड्यूसिस द कोर एरिया। जब हैबिटेट लॉस होता है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होता है, तो कोर एरिया का रिडक्शन होता है। बिल्कुल सही बात है, कोर एरिया रिड्यूस होता है और जो एज एरिया होता है वो इसका इंक्रीज होता है। ये बात भी सही है और बोथ आर करेक्ट। और डी में कह रहा है इंक्रीज इन स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी में इंक्रीज कैसे होगी? हैबिटेट स्पीसीज डाइवर्सिटी तो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो जो ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा सी, कि रिडक्शन कोर एरिया रिड्यूस होगा और एज एरिया मतलब साइड का एरिया होता है, जब किसी बड़े हैबिटेट को जब हम ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे हैबिटेट में, तो इसका जो एज एरिया होता है वो बढ़ जाता है और कोर एरिया कम हो जाता है। दोनों बातें सही है, तो करेक्ट आंसर है सी। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। ऑड वन का मतलब कि 3 एक से हैं और एक उनसे थोड़ा डिफरेंट है, उस कैटेगरी में शामिल नहीं है। जैसे कि हम बोले गोल्डन लैंगूर, गोल्डन एगल, हिमालयन कोयल एंड पोलर बियर। ठीक है, तो देखिए ऊपर ये तीनों जो हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, पोलर बियर अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, बट इसके चांसेस हैं, क्रिटिकल इंडेंजर में आता है। अभी लगभग 100 या 80 ईयर्स का जो टाइम दिया गया है कि अगर यही रेट ऑफ एक्सटेंशन चलता रहा तो नेक्स्ट 80 ईयर्स के बाद पोलर बियर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, बट अभी नहीं हुआ है। तो इसमें जो ऑड वन है वो है पोलर बियर। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। एक तरफ प्रोडक्ट हैं जो मिलते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट से, एनिमल बॉडी से, और दूसरी तरफ उन एनिमल के नेम दिए हुए, इनसे मैच करना है कि कौन सा प्रोडक्ट किससे मिलता है। तो कॉलम ए और कॉलम बी में देखिए इवोरी। इवोरी कहते हैं जो हाथी के या जो बाल रस के जो आगे के निकले वो टीथ होते हैं लंबे से, जो केवल दिखने काम होते हैं, काम कुछ नहीं करते, उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं या उन्हीं को हम इवोरी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने अपने उसमें दिया। तो एलिफेंट,
अच्छा, हॉर्न के लिए हम जो किल करते हैं वो राइनोसोरस को करते हैं। 2 सींग वाला राइनोसोरस काजीरंगा में बहुत फेमस है। ऐसी मुस्क एक टाइप का एक ऑर्डरस सब्सटेंस होता है जो जो हिरन होती है, डीर, उसकी बॉडी में मिलता है हमें। ठीक है, तो मुस्क का मतलब होता है, जैसे मुस्क जाफरान सुना होगा, खुशबू वाला एक स्मेलिंग सब्सटेंस। और स्किन के लिए हम स्नेक को किल करते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कि इवोरी के लिए सी, देखिए पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का डी। इसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, दी स्पीसीज हाईली रेस्ट्रिक्टेड इन डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड। जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन में, जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल इकोलॉजिकल सिस्टम्स में बहुत ही ज़्यादा है, मतलब हाईली रेस्ट्रिक्टेड है, तो उसे कौन से स्पीसीज़ कहेंगे? वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के, इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेमिक स्पीसीज एंड कॉस्मोपॉलिटन स्पीसीज। क्या बोलेंगे इसे? तो इसे बोलेंगे हम इंडेमिक स्पीसीज। देख लिए, हाईली रेस्ट्रिक्टेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेमिक स्पीसीज के बारे में। इंडेमिक स्पीसीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर, कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा फीचर इंडेमिक स्पीसीज का है? देखिए क्वेश्चन जो 6 था उसी को 7 में कन्वर्ट किया है। इंडेमिक स्पीसीज नैरो इकोलॉजिकल एप्टीट्यूड, वाइड रेंज टॉलरेंस, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्जोटिक नेचर। देखिए इंडेमिक एक्जोटिक नहीं हो सकती है, बट जो करेक्टराइज होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है, नैरो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, सबसे कम एरिया में रहती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज होती है बहुत कम होती है, इसके बारे में सही बात है। तो आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस की तो बात ही नहीं करते इसमें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आफ्टर द हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस इज। अपने आप में बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन सबको पता है कि हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन है जो बायोडाइवर्सिटी काज या बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद 4 फैक्टर ने बताया था एबल कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट में, तो चौथे में 3 और 4 हो गए। तो पहला तो हैबिटेट लॉस, इसके बाद जो सेकंड मोस्ट या मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर दैट काज द बायोडाइवर्सिटी लॉस इज, इसमें मैंने चारों बताए आपको, 3 बताएं, पॉइजन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेजन ऑफ स्पीसीज और एक तो इसमें दिया ही गया हैबिटेट लॉस। तो इन 4 में से आपको कंसल्ट करना है कौन सा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेकंड वन, पहला तो हैबिटेट लॉस है, दूसरा आता है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि विच बायोडाइवर्सिटी टाइप इज नोन एज लैंडस्केप डाइवर्सिटी। हमने डायग्राम बना के अपने लेक्चर 1 में दिखाया है आपको कि किस तरीके से स्पीसीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी और फिर लैंडस्केप डाइवर्सिटी, जिसे हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी बोलते हैं या कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। ये लैंडस्केप डाइवर्सिटी का दूसरा नाम है। ठीक है, तो हमने एक डायग्राम बनाया था इस तरीके से, आप देखें मेरा नोट्स इस तरीके से, इसके अंदर डाइवर्सिटी जेनेटिक, इन दोनों के अंदर कंपेयर करें तो स्पीसीज, और इन तीनों के अंदर करें तो ये आती है आपकी इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी, उसी को बोला गया है लैंडस्केप डाइवर्सिटी। तो इसमें सिंपल सा आंसर कौन होगा? अल्फा, बीटा, गामा और जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये जिसके अंदर जो होता है वो अल्फ़ा वाला, ये बीटा वाला, ठीक है, और ये, ठीक है, इन दोनों के बीच देखिए दोबारा से मैं समझाता हूँ। आपने मेरा लेक्चर अगर देखा होगा उसमें इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो होती है वो अल्फ़ा डाइवर्सिटी होती है एक इकोसिस्टम के अंदर। 2 इकोसिस्टम के कंपेयर करने पे जो आती है वो बीटा डाइवर्सिटी होती है, और इन तीनों के बीच कंपेयर करने में जो आती है वो होती है आपकी गामा डाइवर्सिटी, उसी को हम बोलते हैं लैंडस्केप डाइवर्सिटी। तो इसका आंसर है कि लैंडस्केप डाइवर्सिटी जो होती है वो गामा डाइवर्सिटी होती है। लेक्चर 1 को मेरा देखें, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर क्वेश्चन है 10 में, इसमें भी मैचिंग टाइप की बात करी गई है। यहाँ पर जो कॉलम में लिखे हैं ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, हमने चेंज नहीं किए, मैच दी कॉलम ए एंड कॉलम बी। ठीक है, तो कॉलम ए में कुछ मतलब एनिमल के नाम लिखे और फिर उनकी कंट्री की जहाँ के वो नेटिव रहने वाले थे, इंट्रोडक्शन कहीं और कर दिया गया, एलियन कहीं और के लिए हो गए। तो जैसे ये जो हैं कुछ नाम है एनिमल प्लांट के लिए, दैट आर एलियन टू द अदर काइंड ऑफ एरिया। तो ये कहाँ के थे? वाइल्ड पेन की बात करते हैं तो ये कहाँ का था, डोडो कहाँ का था, वाटर हाइसिंथ कहाँ का था और नील पर्च कहाँ का था। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन किया गया है। तो वाइल्ड पिजन जो था आपका नॉर्थ अमेरिका का था। ठीक है, और डोडो सबको पता होगा मॉरिशस, और मॉरिशस कहाँ पे? इंडियन ओशियन में कंट्री है मेडागास्कर। ठीक है, वहाँ का था, देख लीजिए। और वाटर हाइसिंथ कहाँ का था? अमेजन बेसिन कहाँ का? यूएसए का। ठीक है, और नाइल पर्च कहाँ का था? ये अफ्रीका की थी, विक्टोरिया लेक बताया आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें सब लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर अभी जो हमने कोड डिस्कस किया था ऊपर वही है, एबल क्वार्टेट एक कॉन्सेप्ट है जिसमें 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन डिस्क्राइब किए गए दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस। उन्हें ज्वाइंटली या उन्हें एक्यूमुलेटेड फॉर्म में बोला गया है एबल क्वार्टेट। क्वार्टेट का मतलब समझते होंगे आप 4 होता है। इन केस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस डज नॉट इंक्लूड दैट।
तो 4 वो कौन से हैं? इनमें से 4 दिए हुए हैं, मगर उसमें से एक नहीं है, 3 हैं। वो आपको चौथा जो कि एबल क्वार्टेट में इंक्लूड नहीं किया जाता, वो आपको आइडेंटिफाई करना है यार। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज, फॉरेस्ट इन्वेजन, फॉरेस्ट बहुत लेस इंपॉर्टेंट रीजन है, बट रीजन है, मगर ये एबल क्वार्टेट में शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलियन इन्वेजन। देखिए इसमें एलियन इन्वेजन के सब एग्जाम्पल है, मगर इसमें कौन सा एक एलियन इन्वेजन का एग्जाम्पल नहीं है। लेंटेना कैमारा बहुत कॉमन है, नील पर्स भी इन्वेजन करती है, वाटर हाइसिंथ भी करता है, मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो का नाम, ये कहाँ इन्वेजन करेगा भाई? ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में देखिए, एक्सटेंट एनिमल के नाम है एक साइड में, और दूसरे साइड में उनकी कंट्री के नाम है कि जहाँ से वो विलुप्त हो गए, किन किन कंट्री के। जैसे डोडो कहाँ का था? मॉरिशस का था। थाइलासिन कहाँ का था? स्टीलर सी काव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रख लें, रसिया का था ये। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिए एक का हमने सी कर दिया और 3 का भी, तो एक का सी 3 का भी, ये कहीं पे हमें कंडीशन मिल रही है, बी में भी दी। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कोएगा। कोएगा कहाँ का था आपका? अफ्रीका का था। ठीक है, तो 4 का डी। हमने मेरे लेक्चर को देखिए, जो लेक्चर 4 है उसे देखिए, उसमें सबके नाम, सबकी कंट्री और इंक्लूडिंग उनके डायग्राम, मैंने फिगर भी उनके लगाए हैं, आपको बहुत ही आसानी से सब कुछ याद हो जाए। इस तरीके के क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी में के सेक्शन से आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि किस कंट्री को कौन बिलोंग करता है। थाइलासिन बताया ना, जेबरा होता है, जो कहाँ का होता है? ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट है। इसमें कौन से जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं उसमें सही कौन सा है? केयरफुल एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्ड शोज दैट एक्सटेंशन अक्रॉस टैक्सॉन आर नॉट रैंडम, कि जो एक्सटेंशन की जो एक स्पीड, एक जो कॉन्टिन्यूटी चल रही है, क्या वो रैंडम है? मतलब किसी में भी हो सकता है, यह रैंडम नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें लिखा है कि रैंडम नहीं है, एक सीक्वेंस है, पहले एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल्स, फिर एवीज, फिर मैमल्स, एक ऐसा होता है, या फिर कभी एम्फीबिया के बहुत सारे एक्सटेंट हो गए, कभी मैमल्स के एक्सटेंट हो गए, ऐसा है। दूसरा स्टेटमेंट कि एम्फीबियन अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, कह रहा है एम्फीबिया में सबसे ज़्यादा मतलब इस चीज़ का भय होता है कि वो एक्सटिंक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तीसरे में कह रहा अर्थ हैड फेस्ड द 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन ऑफ द स्पीसीज। अर्थ अभी तक जो अर्थ है हमारी, वो अभी तक 5 एपिसोड मास एक्सटेंशन के फेस कर चुकी है। ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन आपका हो गया डी। देखिए आप ये जो एक्सटेंशन का जो सिस्टम चल रहा है, जो रैंडम नहीं है, इसमें एक सीक्वेंस है। सबसे ज़्यादा जो होता है एम्फीबियन एक्सटेंट होते हैं। तो दूसरे में लिखा ही हुआ है कि मोर वल्नरेबल, इसलिए अच्छी सही बात है ये भी। और कह रहे अर्थ जो है अभी तक 5 ओल्ड एक्सटेंशन के जो एपिसोड, मतलब एक टाइप के 5 बार एक्सटेंशन हो चुका है अर्थ पे, छठा चल रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात कर रहे हैं कि पार्थेनियम हेस्टोपोरम एक प्लांट होता है, इज ए नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका का नेटिव, इसे ध्यान रखें। पहले एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। बट इट ग्रोज लग्जरेंटली इन मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे एरिया में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो कह रहा है इन इंडिया इट कंसिडर्ड एट, इंडिया में से हमने क्या कंसिडर करा? इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज, नेटिव स्पीसीज, एक्सोटिक स्पीसीज एंड एंडेमिक स्पीसीज। इंडिया में हम इसे क्या बोलते हैं? देखिए ये इंट्रोड्यूस करी गई है, ठीक है, इंटेंशनली इंट्रोड्यूस करी गई है, तो ये कहलाएगी आपकी इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज। ठीक है, एंडेमिक नहीं है, ना नेटिव है ना एक्सोटिक है, इंट्रोड्यूस्ड है। एक्सोटिक हो सकती है, मगर एक्सोटिक होता है कि हमको नुकसान पहुंचाने, इसे स्पेशली यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया है, तो ये इंट्रोड्यूस की कैटेगरी में आएगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने वहाँ से इसे कलेक्ट किया है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन। ये टॉपिक हम पूरा पढ़ा चुके हैं आपको लेक्चर 3 में। देखिए ये हमारा ग्लोब होता है, ये इक्वेटर हो गया, ठीक है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और ये ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन हो गया। तो इससे समझने के बाद ये बात देखा है कि जो हॉट स्पॉट हैं, कह रहे हैं ट्रॉपिकल रीजन में केवल होते हैं। दूसरे में कह रहे हैं इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ठीक बात है, दोनों स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए। अब कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिविंग अबव इज आर करेक्ट। ओनली पहला करेक्ट है, ओनली दूसरा करेक्ट है, दोनों सही है या दोनों सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि दोनों सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि ओनली ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट लोकेटेड होते हैं, तो ये बात सही नहीं है, दोनों रीजन में होते हैं। इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, ठीक है, ये इसके साथ करें नाइदर, एक ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि पहला ठीक हो और दूसरा इधर करेक्ट। हाँ, करेक्ट के लिए तो इसका आंसर आएगा आपका, देखिए करेक्ट है, इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2।
इंडिया हैज़ 4 डाइवर्सिटी बॉय हॉटस्पॉट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ट्रॉपिकल में नहीं होते, इक्वेटर पे भी हैं, ट्रॉपिकल में भी हैं और टेम्परेट, तीनों रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? वी। ओनली सेकंड सही है कि इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन गिवन बाई डार्विन। बिल्कुल सही बात है, डार्विन ने थ्योरी दी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसके थ्रू इन्होंने बताया था कि हाउ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व, मतलब हाउ न्यू ऑर्गेनिज्म इवॉल्व, कैसे करके नई स्पीसी का फॉर्मेशन होता है। अब 3 टाइप के एक्सटेंशन हमने आपको बताए हैं कि मास, एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल। तो डार्विन ने अपनी इस थ्योरी में किस टाइप के एक्सटेंशन की बात की थी कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसी जो अर्थ पे हुई है वो कैसे टाइप के एक्सटेंशन को इन्वॉल्व करती है? मास एक्सटेंशन, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन, नेचुरल एक्सटेंशन एंड नॉन ऑफ द एबव। तो डार्विन ने जो बात करी थी अपने उसमें वो उन्होंने करी थी नेचुरल एक्सटेंशन की बात की, क्योंकि उस टाइम इतने लोग ही नहीं थे, ना इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन थे, तो नेचुरल एक्सटेंशन हुआ था। जो ओल्ड वाले थे वो खत्म हो गए और न्यू वाले जो सर्वाइव कर गए उन कंडीशन को जिन्होंने फेस कर लिया वो एज ए न्यू स्पीसीज फॉर्म में इवॉल्व हो गया अर्थ पे। ठीक है, तो डार्विन थ्योरी में नेचुरल एक्सटेंशन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपैटोरियम ओडोराइटम इज एन एलियन स्पीसीज फ्रॉम अमेरिका टू ट्रॉपिकल एशिया, टेक्सोनॉमिकली इट इज। पहले इसकी इन्फॉर्मेशन इन्हें दी है, अपने आप में क्वेश्चन दिया है, यूपैटोरियम एक एलियन स्पीसीज, एक क्वेश्चन तो आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है कहाँ से? अमेरिका से है, अमेरिका की नेटिव है और कहाँ इंट्रोड्यूस करी गई? ट्रॉपिकल एशिया में। 3 इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में छुपी हैं आपके लिए, आप देख सकते हैं। यूपैट्रियम पहला एलियन स्पीसीज है, आपको एक आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है कि अमेरिका की है, ये नेटिव अमेरिका की है और इंट्रोड्यूस कहाँ करी गई? ट्रॉपिकल एशिया, लाइक हमारी कंट्री ट्रॉपिकल एशिया में आ सकती है। अच्छा, टेक्सोनॉमिकली ये क्या है? मतलब इसकी जो अपनी मार्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट ट्री है, हर्ब है या श्रब है, आपको ये पहचानना है यहाँ पे। तो ये आपका जो है पेरेनियल श्रब है, मतलब मल्टी ईयर वाला एक झाड़ है। झाड़ के जो प्लांट होता है ना, ट्री से छोटा, हर्ब से बड़ा, बीच का जो होता है उसे। और कैसे ईयर वाला? एक साल में नहीं खत्म होता है, कई साल तक चलता है। तो ये पेरेनियल श्रब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकवेरी इज ए कॉमन नेम ऑफ विच एलियन प्लांट। ठीक है, वेरी अच्छा क्वेश्चन है, न्यू इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है, बुकों में इतना कम दिया हुआ है इसके बारे में। बहुत कॉमन आंसर है इसका। टिकवेरी जो नाम होता है वो लेंटेना कमारा का नाम होता है। लेंटेना कमारा को हर कोई जानता है, मगर इसका कॉमन नेम टिकवेरी होता है। इसके 2 कॉमन नेम और इसी सीरीज में भी आगे आएंगे, उन्हें भी आपको ध्यान रखना है। तो ये लेंटेना कमारा का कॉमन नेम है टिकवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होगा इस तरीके का, कॉमन नेम दिए और उनके बॉटनिकल नेम दिए, आपको यहाँ पे उनके नाम पहचानना है। देखिए एक यहाँ बता दूँ पहले, अभी जो आया था टिकवेरी, जो बाइल्ड सेज है वो लेंटेना कमारा का नाम है। एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया, मतलब इसका दूसरा कॉमन नेम आपको पता चल गया, बाइल्ड सेज। ठीक है, तो 3 का बी देखिए करेक्ट यहाँ पे है, 3 का बी और कहीं पे है ही नहीं। इसी से पूरा क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है अगर आपको एक पे बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस हो कि सेज, बाइल्ड सेज जो है लेंटेना कमारा का नाम है। फिर भी हम दूसरे देख लेते हैं। वाटर हाइसिन जो होता है आपको इकॉर्निया क्रेसिपिस, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, पहले का सी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर में बहुत क्लियर है। ठीक है, नाइल पर्च का जो बॉटनिकल नेम है वो है आपका ए, लेट न्यूलोटस। और बचा हुआ फेमाइन बीड, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेमाइन बीड जो कहा गया है वो इसे कहा गया पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस को, जिसे हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, इसे फेमाइन बीड भी बोला गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होता है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, टेक्सोनॉमिकली लेंटेना कमारा क्या है? मतलब ट्री, हर्ब या श्रब। तो ये स्ट्रगलिंग श्रब है, ये भी एक श्रब है, 1 साल का नहीं बल्कि मल्टी ईयर। आप मेरा फिगर देखें, मैंने लगाया, मेरा लेक्चर देखें, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ठीक है, स्ट्रगलिंग श्रब है मतलब मल्टी ईयर वाला। ठीक है, श्रब मतलब झाड़ टाइप का प्लांट होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, पहला लेक्चर का पहला पॉइंट, पहली लाइन। ठीक है, बल्टर जी रोजन ने दिया था। अच्छा, स्पीसीज 2000 इज ए, हमने बताया 2 प्रोजेक्ट हैं, एक का नाम ये है और एक का नाम और है, आप उसमें मेरे नोट्स में देखें तो क्लियर होगा। इन दोनों की वजह से जो न्यू स्पीसीज की डिस्कवरी थी ना, उसकी डिस्कवरी की जो रेट ऑफ स्पीड है उसमें तेज़ी आई थी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट है अंडर विच न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड कंटिन्यूसली, इसका ये मतलब है। ना ही किसी बुक का नाम है डार्विन ने लिखी, ना ओडम की बुक का नाम है। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ विच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इज द बेसिस ऑफ स्पीसीशन एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। किस टाइप की डाइवर्सिटी जो है वो बेस बनाती है स्पीसीशन का, मतलब किस टाइप की डाइवर्सिटी होना चाहिए जिससे कि नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि किस टाइप की डाइवर्सिटी एक्ट एज ए रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ऑल ऑफ द। सबसे मैंने क्या बोला था कि जो म्यूटेशंस होता है, जो जेनेटिक वेरिएशंस होती है, वो रॉ मटेरियल काम करती है फॉर द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो आंसर क्या होगा आपका ए। ठीक है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 25 हम देखते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट जो भी हैं, विच वन इज नॉट ट्रू, एक सही नहीं है, बाकी सब सही है, एक नहीं सही है। क्या देखिए इसमें,
25 क्वेश्चन में स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज यू मूव फ्राम इक्वेटर टू पोल। सही बात है, पोल की तरफ जाएंगे तो हम डाइवर्सिटी जो होती है एक तरफा मौसम हो जाएगा ठंड का, टेम्परेट का, तो डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। इक्वेटर पे गर्मी होती है और एक क्लियर कट मौसम का जो चेंजिंग होती है, जाड़ा गर्मी बरसात स्प्रिंग, तो ये बात बिल्कुल सही है, डिक्रीज होती है। मोर पोल्यूशन लेस स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड अबंडेंस। सही बात है, पोल्यूशन तो कम करता है हर चीज़ को, स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होगी। तीसरा है लैटिट्यूडनल स्पीशीज डाइवर्सिटी ग्रेडियंट लीड टू द हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल एरिया एंड लोएस्ट इन पोलर एरिया। यही पहले वाले स्टेटमेंट, ज़्यादा कहाँ पे होगी, ट्रॉपिकल में, और कम कहाँ होगी, पोलर में, तो ये भी सही है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ स्पीसीज डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ एरिया इन द साइट। जब किसी साइट का एरिया हम बढ़ाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज क्यों होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत है, कि यहाँ पे जो टर्म है ये इंक्रीज होना चाहिए ना कि डिक्रीज। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 में हम देखते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे स्पीसीज इवननेस बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आंसर ऐसे ही मिल गया जो हमने वहीं से उठाया था। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, आप इसे कट कर दें। इन विच आर द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है और किसका, स्पीसीज डाइवर्सिटी का, और उसे हम एज ए डाइवर्सिटी इंडेक्स के फॉर्म में यूज करते हैं। तो वो क्या, स्पीसीज रिचनेस है, स्पीसीज इवननेस है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, गामा डाइवर्सिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस वी, स्पीसीज इवननेस को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बात कर रहा है डाइवर्सिटी रिलेटिव टू टू आर मोर इकोसिस्टम मेजर्ड एज चेंज इन अमाउंट ऑफ स्पीसीज। इसे क्या कहते हैं, देखो हमने ये वाला डायग्राम बना के दिखाया था आपको, ये वाला, एक के अंदर अल्फा थी, अब इन दोनों कंपेयर करें तो बीटा। ठीक है, तो इसमें ये बात बोल रहा है, अब ये करें टू इकोसिस्टम, मोर देन टू इकोसिस्टम की बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा, आपका आंसर आएगा बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो बीटा कहाँ पे, ए पे। अच्छा, नेक्स्ट 28 में कह रहा है कि मैच करवा रहा है, देखिए फिर से, कि कुछ इन्फॉर्मेशन है नेम ऑफ प्रोडक्ट है और कुछ में उनके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे मार्फिन, क्यूनिन, टेक्सोल, आर्टेमिस। वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका उसमें आएगा एलियन स्पीसीज वाले में। और बायोडाइवर्सिटी के जो इकोसिस्टम यूजेज हैं, बायोडाइवर्सिटी यूजेज इकोसिस्टम सर्विसेज, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस प्लांट से क्या मिलता है। हमने इसमें एक तरफा नहीं रखा है, इसमें जो है क्वेश्चन की करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे आर्टेमिसन हमने बताया था एंटी मलेरिया ड्रग्स है, तो 4 का डी सही है यहाँ पे, देखिए बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। और टेक्सोल हमने बताया था एंटी कैंसर ड्रग है, तो ये सही हो गया, 3 का भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, मार्फिन जो होता है वो पैपावेरेसी का मेंबर होता है, जो पोपा होती है ना, पॉपी जो बोलते हैं, पैपावेरेस सोमनीफेरम। मगर ये अपने आप में और भी इसके बहुत सारे लोग इस प्लांट से मिलते हैं, जैसे कोडीन होता है, मार्फिन होता है, पैपावेरेन होता है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ओपाइड्स बोलते हैं। तो मार्फिन का संबंध किससे आएगा, ओपाइड से, पहले का सी। दूसरा है क्यूनिन। क्यूनिन जो है हमारी एंटी मलेरिया ड्रग्स है, मगर यहाँ पर मलेरिया का ऑप्शन ही नहीं दिया, तो कन्फ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मगर यहाँ पे हमने एक बात देखी, क्विनिन जो है फैमिली रूबेसी को बिलोंग करती है, क्योंकि इससे ज़्यादा रिलेवेंट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाना है आपको। देखिए टेक्सोल एंटी कैंसर ड्रग है, ऐसे क्विनिन पर नहीं है, क्विनिन तो एंटी मलेरिया है। ऐसी आर्टेमिसन जो है वो भी एंटी मलेरिया है, क्विनिन भी मलेरिया में काम आती है। मगर यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि आर्टेमिसन जो है रूबेसी को बिलोंग नहीं करती है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है एंटी मलेरिया के लिए हम आर्टेमिसन को यूज़ करेंगे और रूबेसी को क्विनिन बिलोंग करती है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट है। इसे ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं एग्जाम्स में। अच्छा, क्वेश्चन सेकंड लास्ट देखिए, इसमें भी इस तरीके का एक क्वेश्चन है। कुछ प्लांट हैं, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इन प्लांट से कौन से प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, किनका इकोनॉमिक, रिचुअल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस है इंडिया में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के जो चांसेस आते हैं, क्यों करी जाए बायोडाइवर्सिटी, इसलिए करी जाए। देखिए कुछ प्लांट हमने बताए हैं और उनकी फैमिली दी है इसमें, और कुछ नहीं है। तुलसी, ब्रह्मा कमल हमने बताया ना, ब्रह्मा कमल जो उत्तराखंड का मतलब स्टेट फ्लावर भी है। पीपल, खेजरी। तो इसमें आपको केवल इनकी स्पीसीज़ जो लिखी हैं फैमिली को पहचानना है और कुछ नहीं करता है। ब्रह्मा कमल देखिए जो है ना, कैस्ट्रेसी कंपोजिटी, सूरज फ्लावर, सूरजमुखी जो होता है ना, सूरजमुखी, उस फैमिली का मेंबर है। और पीपल जो आपका है ये मोरेसी का मेंबर है, सबको पता होगा। ठीक है, और खेजरी का जो प्लांट होता है हमने बताया ना, ये लेग्यूमिनस प्लांट टाइप का होता है, फैबेसी में आता है। और तुलसी जो है लेमेसी का मेंबर है, जिससे घर में कीड़े, मॉस्किटोज वगैरह दूर भागते हैं। ठीक है, इसका रिचुअल इंपॉर्टेंस भी है, कस्टमर इंपॉर्टेंट भी है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इज करेक्ट है। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्यून ऑफ नाइट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, घरों में प्लांट लगता है, रात की रानी है, क्यून ऑफ नाइट। ये तो हिंदी हुई, इसकी ये कॉमन नेम ऑफ दिस प्लांट। अभी हम बता चुके हैं इसे कि किस प्लांट का कॉमन नेम है। तो ये ब्रह्मा कमल जो कि उत्तराखंड स्टेट है हमारा, ठीक है, उसका स्टेट फ्लावर भी है, इसी का हम कहते हैं रात की रानी। ठीक है, चांदनी जिसे बोला जाता है, ब्रह्मा कमल। तो इस तरीके से गाइस ये सीरीज़ कंप्लीट हो रही है। और जो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।